नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और आप सभी के बीच में CUET UG का जो पेपर हुआ है GAT, जिसमें GK और GS से जो सवाल आए हैं उसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित है। तो ये प्रश्न जो आपके बीच में होगा वह 13 मई से लेकर के 16 मई के बीच में जो पेपर्स हुए और इसमें जो क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए, GK GS से आए, इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित है। ये पूरे के पूरे बच्चों के मेमोरी पर आधारित है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। जो बच्चों ने बताया उनके द्वारा जो कुछ क्वेश्चन प्राप्त हुए उसके एनालिसिस के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। ठीक है, तो चलिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। ये पेपर था कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है। ठीक है, इंडिया हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी श्रेणी है। ठीक है, फिर यह कहा गया बच्चों की तरफ से कि चंद्रयान से संबंधित प्रश्न 1-2 क्वेश्चंस आए थे। अब क्या था, ये इसके डेट को लेकर के आया या फिर क्या था, इसको लेकर निश्चित तौर पे कुछ बच्चों के द्वारा नहीं बताया गया। ठीक है, लेकिन चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों को आप एक नज़र देख लेंगे। इसकी लॉन्चिंग तिथि को देख लेना है आपको, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको सहूलियत हो और यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो उसको आप आसानी से कर ले। ठीक है, फिर आपका एक मतलब जो कोको स्ट्रेट है, जो स्ट्रेट है, ठीक है, जलडम मरुमध्य, यहाँ से क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन था अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग करने वाले जलड मरुमध्य का नाम क्या है। तो यह कोको स्ट्रेट है। कोको स्ट्रेट अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग करती है। तो स्ट्रेट से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन आया है अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था और यह कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने खुद करवाया। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अवस्थित है। इसका सही आंसर ये होगा। हम ये देख रहे हैं कि इतिहास को भी टच कर रहा है। स्तूप यहाँ पर पूछा है। ठीक है, अशोक स्तंभ से संबंधित क्वेश्चंस है। फिर पूछा है संविधान के भाग 9 में क्या है। टोटल 22 भाग है। इस 22 भाग को आप एक नज़र देख लीजिएगा। तो 22 भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन भी पंचायती राज से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखना है। 29 विषय पंचायत को दिए गए हैं काम करने के लिए। ठीक है ना। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ दे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन का संबंध भी पंचायती राज से है। टोटल 29 विषय इसको दिए गए हैं काम करने के लिए। फिर एक क्वेश्चन था इतिहास से, इलवरी राजवंश कौन सी सल्तनत थी। ठीक है, इलवरी राजवंश के बारे में पूछा गया। आपने गुलाम डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी। ठीक है, इसी में एक आते हैं ये क्या नाम था उनका, कुतुबुद्दीन ऐबक तो थे और इल्तुतमिश आते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने जिस परंपरा की शुरुआत की, गुलाम वंश के अंदर ही एक राजवंश था जिसको इलवरी राजवंश के नाम से जाना जाता है। और इलवरी राजवंश का जो संबंध था वह किससे था, दिल्ली सल्तनत से था। अभी तक हमने ये देखा था कि दिल्ली सल्तनत से कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते थे। मुगल एम्पायर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पहले ही दिन यानी कि 13 अप्रैल को ये क्वेश्चंस दिल्ली सल्तनत से दाग दिया। ठीक है, तो याद रखना है आपको 1206 से शुरू होकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का राजवंश स्थापित, मतलब इसका समय काल रहा। गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोदी वंश था। इतने समय काल के बीच में आप देखेंगे कि 5 राजवंशों ने बारी बारी से शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। तो इसको एक नज़र बस ऐसे आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर दें। ठीक है,
फिर कुछ मिलान टाइप क्वेश्चन था, और ये मिलान टाइप क्वेश्चन जो था यह पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित हमने अलग अलग कर दिया है यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान में आ जाए। हो सकता है देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। अगर आपसे पूछ दिया है मिलान करने वाले में यामा पुस्तक के लेखक का नाम, तो हो सकता है कि आने वाले समय में डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि यामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान में रखना है, महादेवी वर्मा के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और इस क्वेश्चन को आप टफ मान सकते हो। टफ इसलिए आप मान सकते हो क्योंकि ये आपके हिंदी साहित्य का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में ये सब तमाम चीज़ें आपको पढ़नी थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया। फिर कमैनी के लेखक का नाम पूछा गया, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कमैनी लिखा गया है। और राम की शक्ति पूजा के लेखक के बारे में पूछा गया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन्हें लिखा है। एक और क्वेश्चन था, और यह भी हिंदी साहित्य से ही था। भक्ति संत कुछ हैं जिनमें कबीरदास है, तुलसीदास है, केशवदास है और सूरदास है। इन चारों का नाम दिया हुआ था, और इन चारों को इनके जन्म के कर्म के आशा अनुसार इसको सजाना था। तो सबसे पहले कबीरदास को देखेंगे। 1398 में ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था। निश्चित तौर पे आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि इनके जन्म को लेकर आज भी विवाद है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जाता है कि 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ होगा। सूरदास का जन्म हुआ है 1478 में, तुलसीदास 1532 ईस्वी के हैं, केशवदास 1555 ईस्वी के हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 13 तारीख को पूछे गए थे। फिर तुजूक ए बाबरी के लेखक का नाम पूछा गया था, और यह किताब लिखी गई थी बाबर के द्वारा। यह भी मैच द फॉलोइंग वाले में ही था, लेकिन बच्चों ने जो बताया उसमें उनको सिर्फ एक ही किताब का नाम याद था, तुजूक ए बाबरी। उन्होंने कहा कि बाबरी का ऐसा करके कुछ आया था, तो तुजूक ए बाबरी है जिसको बाबर ने लिखा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया। फिर एक क्वेश्चन आया, यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, और मार्च के करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? सुनीता विलियम्स धरती पर वापस कब आई? ठीक है, आसान आप इसको बिल्कुल ही नहीं कह सकते, क्योंकि डेट बच्चा कहाँ तक लोग याद रखेगा। ठीक है, 19 मार्च 2025 को इनकी वापसी हुई थी धरती पर। फ्लोरिडा तट पर अमेरिका में है उतरी थी। ठीक है ना, स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष से वापस कब आई थी? 19 मार्च 2025 को इनके वापस आने की तिथि को पूछ लिया था एनटीए ने। ठीक है, तो एनटीए की महिमा अपरंपार है, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। साइंस से भी क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, डिजीज बेस से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस विटामिन से आए हैं, फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन जिस क्वेश्चंस के बारे में हमें जानकारी मिली है बच्चों से, उनके मेमोरी के आधार पे, उसी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित है। अपने मन से कुछ जोड़ना घटाना नहीं है ना। क्वेश्चन था, जीव के किस भाग में मीठे का पता चलता है? तो जीव का जो अग्रभाग होता है, यहाँ से आपको मीठे का पता चलेगा। अगर आप मिष्ठान खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो जीभ का जो सबसे आगे का भाग होता है, वहाँ पे अगर मिठाई का रस गया तो आपको पता चल जाएगा कि आप मीठा कुछ खा रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चंस था, और ये मिलान करने वाला था। भरतनाट्यम, कथकली, ठीक है, ऐसे करके 4 शास्त्रीय नृत्य था, और वो किस राज्य से संबंधित है वो दिया हुआ था, और इसको सही क्रम में मिलाना था। बच्चों से यह भी जानकारी नहीं मिल पाई कि कौन कौन सा नृत्य था, बताइए। उन्होंने बस इतना कहा कि गुरुजी शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चंस था। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य का नाम दिया हुआ था, और दूसरे तरफ उसके राज्य का नाम दिया हुआ था। शास्त्रीय नृत्य 8 है, 9 है। ठीक है, उसको ठीक से एक नज़र देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन था, राज्य सूची के विषय में कौन विषय नहीं आता है? राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषय वे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची वह विषय होता है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बना सकती है, लेकिन मान्यता अगर लास्ट में देखें दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको मान्यता दी जाती है। और केंद्र सूची के जो विषय होते हैं उस पर कौन कानून बनाता है? तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। अब राज्य सूची के विषय को आप देखेंगे तो स्थानीय प्रशासन राज्य सूची का विषय हो गया। ऐसे कुछ और विषय है, जैसे साफ सफाई हो गया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस भी जो है वह भी राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। विदेश सेवा, रेल सेवा, ये तमाम विषय जो होंगे वह आएगा आपका ये
केंद्र सूची के विषय के अंतर्गत आएगा। तो कौन सा विषय नहीं था, आप इसको आसान नहीं मान सकते हो। अब पूरा का पूरा जितने विषय है सब अगर आपके ध्यान में रहेगा तभी आप खोज पाओगे कि कौन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। फिर चौरी चौरा चंपारण सत्याग्रह दिया हुआ था, 2 और रहा होगा, इसको क्रम से सजाना था, ठीक है। चौरी चौरा 1922 में हुआ, चंपारण जो आपका हुआ यह 1917 में हुआ, और चौरी चौरा के बाद ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। तो महात्मा गांधी के से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ जो इन्होंने आंदोलन किया था यह हो गया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन हुए ये आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेरा सत्याग्रह, इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गांधी जी लगातार रिपीट हो रहे हैं, बराबर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर सूंघने की शक्ति सबसे अधिक किसमें होती है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो शार्क में भी होती है, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं। अफ्रीकी हाथी में भी सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है, चमगादड़ में भी अधिक होती है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चंस को आपको करना था। फिर पूछा गया था कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सी देश की है, तो अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान भारत से के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, ठीक है। अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, तो आपने बांग्लादेश का नाम सुना होगा, सुना है ना, अभी चर्चा में भी रहा है बांग्लादेश, है ना। यहाँ की चुनी हुई सरकार को विद्यार्थियों ने भगा दिया, अंतरिम सरकार का गठन किया है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाती है, और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो अफगानिस्तान बताइएगा। फिर पूछा गया था कि इसमें से कौन सी फसल जायद फसल है। जायद फसल को गर्मा फसल के नाम से भी जानते हैं। जायद फसल आपका कब होता है, तो ये जो अभी का जो मौसम है, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये तमाम फसलें जो है वह जायद फसल की श्रेणी में आएगा। रबी, खरीफ, जायद, इन तीनों को आपको ध्यान में रख लेना है। रबी फसल में सबसे महत्वपूर्ण फसल जो आपका आता है वह गेहूं आता है, जौ आता है, सरसों वगैरह आ जाएगा। और खरीफ में पूछा जाए तो धान सबसे महत्वपूर्ण फसल हो जाता है खरीफ में, तो इसको एक नज़र देख लेना है। फिर आपसे पूछा गया सबसे भारी गैस कौन है, ये PYP का क्वेश्चन है, ठीक है। PYP में आपको कराया भी गया था। रेडॉन गैस जो होती है सबसे भारी गैस मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह के बारे में पूछा गया था। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे इनका क्रम है। लेकिन सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सबसे छोटे ग्रह की बात अगर आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, जो आने वाले बच्चों का पेपर बचा है, तो उसमें बुध को आपको ध्यान में रखना है। बुध जो है वह सबसे छोटा ग्रह है, ठीक बात। फिर नीति आयोग के गठन के बारे में पूछा गया। 2015 ईस्वी में नीति आयोग को स्थापित किया गया। योजना आयोग के स्थान पर ही इसको प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया गया है, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लंबे समय तक, उसके 2-3 महीने तक स्थिति ऐसी रही कि कोई वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बने। अब जाकर के मार्क कार्नी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आया था। और प्रधानमंत्री से एक और क्वेश्चंस था, कुछ विदेशी प्रधानमंत्रियों का नाम दिया हुआ था। बच्चा पता नहीं चल पाया कि वो विदेशी प्रधानमंत्री कौन कौन थे, और उनको उनके भारत आने के क्रम में सजाना था। टफ क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। कैसे आपको याद रहेगा कि कौन कब आया। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री भी आए थे, और भी देशों के प्रधानमंत्री आए, तो इनको क्रम में सजाना था, ठीक है ना। चलिए अब आप देखेंगे नाट्य शास्त्र एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक का नाम पूछा है। भरत मुनि इस किताब को लिखे थे, भरत मुनि के द्वारा इस किताब को लिखा गया। एक पुस्तक से और एक था मदर पुस्तक के लेखक का नाम भी आपसे पूछा गया था, जिसको आगे देखेंगे। गांधी जी के आंदोलन से संबंधित प्रश्न था, उसको कालानुक्रमिक क्रम में सजाना था। आपने देखा कि यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 13 को भी आया, उसके बाद भी यह क्वेश्चन आया। फिर करंट अफेयर से एक और क्वेश्चन पूछा गया, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो यह भारतीय क्रिकेटर को प्राप्त दिया गया है। और यह जो क्रिकेटर है उनका नाम क्या है, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया उसका नाम है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है।
भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम पूछा था आपसे, ठीक है। मित्र शक्ति याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने सिलिनेक्स फिर क्यों लिखा? अगर नौसैनिक युद्धाभ्यास पूछेगा तो सिलिनेक्स हो जाएगा, और संयुक्त युद्धाभ्यास पूछेगा तो मित्र शक्ति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये आपको बताया कि भारत में विदेशी प्रधानमंत्रियों के दौरे को क्रमशः जाना था, ठीक है। नीति आयोग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और 2 और कंपनियों का नाम दिया हुआ था, उनके स्थापना वर्ष के साथ इसको भी सजाना था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई। इसको आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि एकदम वन लाइनर पूछ दे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। ये क्यों आपसे पूछा गया आपको पता है? इसका भी संबंध करेंट अफेयर से था। जब आपको जो रतन टाटा जी थे, इनका जब डेथ हो गया था तो इनके डिस्क्रिप्शन में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में आपको बताया गया था। ध्यान थोड़ा सा आप पीछे जाकर सोचने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ क्वेश्चन था, ये नया नहीं था आपके लिए। और 2 और कंपनी था, जब 2 को आप मिलान कर लेंगे तो 2 ऑटोमेटिक आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? साइंस से, फिजिक्स से यह क्वेश्चन था। तो प्रतिरोध जो है वह तापमान पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फिर आर्टिकल्स 320 के बारे में पूछा गया कि आर्टिकल 320 में क्या है। लोक सेवा आयोग से संबंधित जो कार्य हैं इसके बारे में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर भारत रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित प्रश्न आया कि किसे नहीं मिला था। अब जिसको मिला था अगर वो आप याद कर लेंगे तो किसे नहीं मिला था आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को मिला था, MS स्वामीनाथन को मिला था, PV नरसिम्हा राव को मिला था, लाल कृष्ण आडवाणी को, और चौधरी चरण सिंह को मिला था। ये तमाम लोग थे, 5 लोग थे जिनको भारत रत्न 2024 में मिला था। इसरो ने 2023-24 में किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से होगा क्योंकि और भी देशों के साथ किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी को अभी आप मानकर चलिए क्योंकि इसके साथ इसका हुआ था। अब तराइन के युद्ध के बारे में पूछा गया। तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था 1191 और 92 में। ये आपको पता होगा, ठीक है। तो बस आपसे साल नहीं पूछा गया, प्रथम दूसरा नहीं पूछा गया, बस ये पूछा गया कि आप ये बता दीजिए कि तराइन का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे पूछ दे कि पानीपत का लड़ाई किसके बीच में हुआ। तो पानीपत का 3 बैटल हुआ। पहला जो हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा बैटल जो हुआ था वह किसके बीच में हुआ था? अकबर के बीच में हुआ था और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। तीसरा जो हुआ था वह मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये 3 बैटल हुए 1526 में, 1556 में, 1761 में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अपना काम हो सकता है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर के खोजकर्ता का नाम पूछ दिया था आपसे। ये क्वेश्चन भी किसका था? साइंस का था। और एनरिको फर्मी के द्वारा परमाणु रिएक्टर की खोज की गई थी, ठीक है। फिर आपसे पूछ दिया गया था SLAR का फुल फॉर्म। क्या इसका फुल फॉर्म हो जाएगा? ठीक है, ठीक है सर। मतलब ये एक क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे गए थे। सलार का फुल फॉर्म। प्रमुख नदी और उसके किनारे स्थित शहरों के नाम पूछे गए थे, जिसमें जमशेदपुर जो था वह सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित था। सूरत जो है वह तापी नदी के तट पर है। अगर इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेते, ठीक है। फिर पूछा गया था कि ख्याल किस प्रकार का नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चंस आए ही आए। और ख्याल जो था यह शास्त्रीय गायन शैली है एक प्रकार का। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का यह है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका आप जानते होंगे, बुंदेलखंड में यह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है? नासिक बसा हुआ है गोदावरी नदी के तट पर। और गोदावरी से फिर एक और क्वेश्चन आया कि गोदावरी किन किन राज्यों से होकर बहती है।
सुबह में पूछ दिया कि गोदावरी किस नदी पर बसा हुआ है, गोदावरी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, और शाम में पूछ दिया कि गोदावरी किन किन राज्यों से होकर बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर यह बहती है। फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व से क्वेश्चन लिए गए और यह आपसे पूछा गया कि राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वह पूछा गया कि अनुच्छेद 32 में क्या है। आर्टिकल से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आर्टिकल्स को, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको देख लेना है आपको, ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स आपको ना हो। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें जो है वह लिखा हुआ है। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? तो इसके बाद आपसे पूछा गया है हरिसेन किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के दरबार में था। किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के दरबार में था। सलार का फुल फॉर्म जो आपका पूछा गया, साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार होता है। क्या होता है? साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आगे आप देखेंगे तो आगे फिर क्या क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। फिर क्वेश्चन आया कि भारत में प्रथम अग्नि मिसाइल किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेशनल पार्क काजीरंगा किस प्रकार के जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिसको भारतीय गैंडा भी आप बोलते हो। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? 10 देश सदस्य हैं और जो नहीं था उसमें भारत का नाम दिया हुआ था। आराम से आप पकड़ लेते कि भारत जो है वह आसियान का सदस्य जो है वह नहीं है। ठीक है, फिर पूछा गया कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठीक है, ठोस में होती है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा कि उसमें किसका नाम दिया था, वो लोहा का नाम दिया था कि स्टील का नाम दिया था कि किसका नाम दिया था। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये ऐसे नहीं आया था कि साहित्य का नोबेल 2024 किसे मिला। साहित्य का नोबेल था, तीनों चीज़ें थी, इसको आपस में ठीक से मिलाना था। अगर आप साहित्य के नोबेल को पकड़ लेते तो बाकी 3 खुद से मिल जाता। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये हांगकांग को मिला था। ठीक है ना, तो इतने क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। पूछे तो इससे भी ज़्यादा गए हैं। इतना क्वेश्चन बच्चों को याद था, जिसके आधार पर हमने ये तमाम चीज़ें आपको बताया। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आप इसको देख लेंगे तो यहाँ से फिक्स है कि 2-3 क्वेश्चन उलट पुलट के आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।